हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा एंड फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा मैराथन सेशन ऑफ एनसीईआरटी बुक्स फॉर पॉलिटी। तो मैंने क्लास 6 की सारी एनसीईआरटीज कर ली है। आई होप तुमने वो सारे वीडियोस देख लिए हैं और मैं अब क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूँ। तुमने एक चीज़ को देखा होगा, देयर इज अ डिफरेंस इन अप्रोच है। ज़्यादातर जो मैंने एजुकेटर्स भी देखे जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा या ऑनलाइन ऑफलाइन, वो एक अजीब सी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं एनसीईआरटी की समरीज पढ़ो। यार एनसीईआरटी तो खुद ही इतनी समराइज बुक है। इट इज़ सच ए कॉन्सेंट्रेटेड बुक। वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अब ये बुक को और क्या समराइज करना है? समराइज थोड़ा करना है। इस बुक को तो पूरा तफसील से एसेंस निकालने के लिए पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं इस पूरे के पूरे स्कूल ऑफ थॉट से खिलाफ हूँ कि भैया आप एनसीईआरटी की भी समराइजेशन करो। नहीं यार, एनसीईआरटी तो इतनी छोटी बुक है, इसको अगर आप फास्ट रीडिंग करोगे तो 2 घंटे में पूरी बुक हो जाएगी। बट वो इस बुक का एस्पेक्ट ही नहीं है। इस बुक को अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे और समझ समझ के पढ़ोगे तो आपको इसका रियल एसेंस समझ में आ जाएगा। आज हम कर रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, ये जो कि क्लास 7 की एनसीईआरटी है। मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम या तो इस बुक का पीडीएफ निकाल लो, ओके, इंटरनेट पे मिल जाता है, या फिर फॉर दैट मैटर बुक बाय कर लो। बट मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मैं हर वर्ड पढ़ूंगा, एक एक वर्ड में पढ़ूंगा, इंडेक्स से लेकर लास्ट पेज तक। तो आई थिंक वैसे तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा, लेकिन इट वुड बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू ऑल ऑफ अस कि अगर आप इसको साथ साथ में पढ़ते चले जाओ, वो एक अलग ही आनंद हो सकता है। तो जब मैं मैट्रिक्स या 3 डायमेंशनल रीडिंग करता हूँ, व्हेन आई डू व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स और अ 3 डायमेंशनल रीडिंग, तो 3 डायमेंशनल रीडिंग का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, किसी और बिल्कुल ऐसा लगेगा यार इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आप उसका इतना ब्यूटिफुल इंटरकनेक्टेड मैट्रिक्स बेस्ड आंसर देते हो कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। तो वैसे मैं एनसीईआरटी भी ऐसे करूँगा। मेरे प्लस क्लासेस के जो लर्नर्स है, एक बार उनसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आयर के बारे में जरा कोई बहस करके देखें। वो ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र कॉम्बिनेशंस कर देते हैं ना, द एग्जामिनर विल स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विद यू। एंड ऐसे ही मैं आईआरस के इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत सारे टॉपिक्स अपने इस चैनल कॉन्सेप्टोलॉजी में करता हूँ, विच इज़ नथिंग एल्स बट इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स। एक मेजर अनाउंसमेंट है तुम सब लोग के लिए कि मैंने 7 मार्च को पीएसआईआर ऑप्शनल लॉन्च करने का फैसला किया है। मुझे बहुत डिमांड थी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग जो एस्पिरेंट्स पीएसआईआर ऑप्शनल लेते थे या लेना चाहते थे, दे वांटेड मी टू स्टार्ट विद पीएसआईआर एंड आई एम स्टार्टिंग इट। अब मेरा पहले 250 मार्क्स का तो मैंने काम कर ही दिया था, तुम्हारा पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर। तो ये मेरे स्टूडेंट्स का मुझे इस बारे में कोई खास चिंता नहीं है। चिंता अब मुझे इन 500 मार्क्स को भी ये है कि ये 250 मार्क्स तो हो गए, ये 500 मार्क्स और हो गए, तो 750 मार्क्स तो मेरी तरफ से ही हो गए। तो हाफ ऑफ योर यूपीएससी सीएससी के मार्क्स है दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ। तो अगर तुम्हें ये इतना आ जाता है ना, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस बिकम एक्सपोनेंशियली हाई। तो अगर तुमने पीएसआर ऑप्ट करने का फैसला कर लिया है, तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शनल को पास किए बिना तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं इस एग्ज़ाम में। मैं एक बार क्विकली बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने पीएसआर एज एन ऑप्शनल चूज़ किया है या करना चाहते हो, तो तुम्हें दोनों साइड मालूम होने चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसके प्रोज क्या है, और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए इसका नुकसान क्या है। प्रोज ये है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि आप GS2 के लिए एज इट इज़ पढ़ने वाले ही हो, उसके साथ ओवरलैप करेंगे। तो जब मैं फिर बोल रहा हूँ ओवरलैप करेंगे, मैंने ये नहीं बोला कि वो सारे के सारे टॉपिक्स हूबहू सेम टू सेम है, सेम बिल्कुल नहीं है, बट येस वो ओवरलैप करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक फेमिलियरिटी ज़रूर होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ GS2 में मिलता है, GS1 में हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल आता है, तो भी हमें बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट्स वगैरह समझ में आ जाते हैं। GS4 में फिलोसफी थिंकर्स की बातें आ जाती है, तो उसमें आ जाता है। थोड़ा बहुत GS3 से भी आ जाता है। मीडिया एक्सपोजर बहुत अबंडेंट है इसके बारे में। तुम ऐसे न्यूज़ खोलोगे, तुम्हें एक्चुअली जो सुनाई ज़्यादातर दे रहा है वो पीएसआईआर ही सुनाई दे रहा है, ओके। तो फिर क्या हो जाता है, यू स्टार्ट बिकमिंग फेमिलियर विद थिंग्स। फेमिलियरिटी होने की वजह से तुम्हें थोड़ा डर का लगना बंद हो जाता है। ऐसे नहीं लगता कि हे भगवान मैंने क्या सुन लिया। फिर ऐसे राइटिंग में मैंने बहुत बार देखा है कि पीएसआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर टॉपिक आ जाता है टू राइट। तो ये एक तरह से लैटरल एडवांटेज हो, बोलते हैं ना, एक के साथ एक फ्री। और एक और बात है, सिंस यू आर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट,
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तुम्हें सिविल सर्विस, तुम एडमिनिस्ट्रेटर्स हो इंडिया के, फ्यूचर डिसीजन मेकर्स हो, तुम्हें ही अगर पॉलिटी ना आती हो, तुम्हें पॉल साइंस ना आता हो, तुम्हें ही PSI ना आता हो, तो फिर तो बड़ा विचित्र सी बात हो जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि इंटरव्यू में आपको एक आध ऐसा ओपिनियन तुम्हारे को जो पूछा जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं PSI से लेना देना ज़रूर होता है। और ऐसा सुनने में आया है, ओके, इसको ये मेरा तुम्हारा लास्ट होगा, बट फिर भी ये ज़रूरी है कि कई लोग बोलते हैं इट इज़ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग एंड रिवॉर्डिंग, जबकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह से इस तरह से ट्रेंड में जाओ, क्योंकि अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो कोई भी सब्जेक्ट ठीक है, और नहीं पढ़ोगे तो सारे सब्जेक्ट खराब है। लेकिन फिर भी ऐसा सुनने में ज़रूर है। कौनस क्या है यार, लोगों में ना गलत गलत फहमियाँ लगती हैं। उनको लगता है भैया हमने पॉलिटी में पढ़ लिया था, तो अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं और हम PSI क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो चाहे PSI ही क्यों ना हो या कोई भी हो, दे आर नॉट एक्सटेंडेड वर्जन्स ऑफ योर टॉपिक्स ऑफ GS और प्रीलिम्स। तो ये गलत फहमियाँ मत करना। PSI में भी एक्सटेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन टू कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। एक और बात है, PSI एक डायनामिक सब्जेक्ट है, तो वेरी वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। तो जैसे करंट अफेयर्स चेंज होगा, PSI भी चेंज हो जाएगा। जैसे चाइना के इस इंसिडेंट के बाद अचानक इंडिया चाइना रिलेशंस, अचानक क्वाड, राइट, मैरीटाइम रिलेशंस, नेवल स्टेप्स, आर्म्स, एम्यूनेशन, ये सारी चीज़ों पे अचानक ध्यान आने लग गया। पाकिस्तान के बारे में सोच नहीं रहे हो, कम सोच रहे हो। बट अगर जरा सा कुछ और चेंज हो गया, भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो द एंटायर टॉपिक का पूरा फोकस ही गायब हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई इस सब्जेक्ट को एक यूनिडायमेंशनली ना पढ़ना चाहिए ना पढ़ाना चाहिए। इट शुड बी टॉट एंड रेड 3 डायमेंशनली। तो अगर तुम ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो, ओके, तो तुम जोड़ते हो, घटाते हो, गुना करते हो, भाग करते हो, तुम्हारा सारा हिसाब हो गया, सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गई। तो उसके बाद अगर तुम्हें लगा कि PSI इज द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू चूज, देन प्लीज डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड कनेक्ट विद मी। सो कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, tinyurl.com/siddharth polity। इस लिंक पे आ जाओ। कई हज़ार स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स मेरे साथ इस ग्रुप पे है। एंड ऑल्सो आई वेलकम यू टू इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस पर तुम्हें मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, एज वेल एज अनलिमिटेड एक्सेस। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर है, ओके, और बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। SIDLIVE अगर तुम कोड यूज़ करते हो तो तुम कोई भी कोर्स लेते हो, तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाता है। सो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो गूगल प्ले पे और या iOS स्टोर पे भी मिल जाता है। प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है, आइकॉनिक क्लासेस ज्वाइन करनी है, या फिर बैच कोर्सेज ज्वाइन करना है, एवरी टाइम सिड लाइव, ये अनअकैडमी पर लार्जेस्ट टीम है, सिड लाइव SIDLIVE, दैट यू मस्ट ज्वाइन। तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि मेरा ऑप्शनल कोर्स लॉन्च हो रहा है, और अगर अभी तक तुमने GS 2B नहीं लिया है या GS का भी कोर्स प्लस पे नहीं लिया है, तो ये तो बड़ा ही अच्छा मौका है। GS और ऑप्शनल का कॉम्बो कोर्स ले लो, ओके, तुम्हें बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। देखो 29% 42% ऑफ, ओके। तो सिड लाइव कोड यूज़ करो और तुम्हें बहुत बहुत एडवांटेज हो जाएगा। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब तुमने इसके बारे में करना क्या, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आई वुड सजेस्ट टेक अ डिसीजन नाउ। You're a wise gang of students, take a wise decision now. Now means now. आज का टॉपिक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की NCERT, और उतनी ही डिटेल में करेंगे जैसे कि हमने क्लास 6 की NCERT की थी। एंड आई होप तुमने वो वीडियोस देख लिए, और अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो हम एक एक यूनिट को देखेंगे, यूनिट 1 2 3 4 5, जिसमें कि ये पूरी बुक्स डिवाइडेड है। और आज के वीडियो में केवल हम एक चैप्टर करेंगे, दैट इज़ ऑन इक्वालिटी। तो तुम बड़े सरप्राइज होंगे यार, देखो ये एक ही चैप्टर है, ये पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है और 16 पर दूसरा वो स्टार्ट हो जाता है चैप्टर। तो यार थोड़ी से क्लास है, 15 से 4 to 15 ओनली, लेकिन तुम्हें मैं अभी थोड़े टाइम बाद एहसास कराऊंगा कि कितना कॉम्पैक्ट बॉम्ब है ये, क्या बॉम्ब ऑफ नॉलेज है ये। अगर आप इसको ढंग से पढ़ो तो आप इससे बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर तुम में से कोई जल्दबाजी में इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, तो भाई तुम गलत क्लास में आ गए हो, ओके। बिकॉज मैं तो इन डेप्थ ही करूँगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1,
और यूनिट 1 स्टार्ट करते ही सो ये क्या आ गया, टीचर्स नोट। तो टीचर्स नोट थोड़ा ना पढ़ना होता है बेटा, टीचर्स नोट भी पढ़ना होता है। यार ये तो हद ही हो गई सर। अब देखो, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसको तुम देखो और फिर मुझे बताना कि ये काम का है कि नहीं। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस द लर्नर टू द क्रिटिकल रोल ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। हाँ सर ये तो ठीक है, आगे चलते हैं। विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया। हाँ सर ये आगे चलते हैं, आगे नहीं चलना है, ये बड़ा ज़रूरी है। यहीं रुकना है? बिल्कुल। क्यों सर, यहाँ क्यों रुकना है? बेटा मैंने तुमको क्लास 6 के एनसीईआरटी में बोला था एक बहुत एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी है, लेकिन वो भी काम आती है इस टाइम पे। अगर हम बहुत एडवांस लेवल ऑफ पॉलिटी समझे तो डेमोक्रेसी के लिए बोला जाता है कि इट हैज़ 4 पिलर्स। पहला होता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, दूसरा होता है रूल ऑफ लॉ, थर्ड इज पावर दैट इज इक्वालिटी, एंड फोर्थ इज जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर तुम नोटिस करो, ये बहुत हाई लेवल है माय फ्रेंड। ये वो लेवल आ जाता है जब तुम पीएसआईआर क्रैक करने के प्लान पे आते हो ना, तब तुम डेमोक्रेसी को इस एक्सटेंट तक देखते हो। लेकिन तुम्हें तो ताज्जुब तो नहीं हो रहा, ताज्जुब ये तो नहीं हो रहा कि क्लास 7th की एनसीईआरटी में, क्लास 7th की एनसीईआरटी में टीचर्स नोट में ये वर्ड दिया हुआ है। तो तुम्हें क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज वन ऑफ द इंटीग्रल एलिमेंट्स और व्हाट इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आंसर हो जाएगा इक्वालिटी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। डिस्पाइट दिस द डेली लाइफ्स ऑफ पीपल इन इंडिया आर फार फ्रॉम इक्वल। यार ये लाइन मेरे को टच कर जाती है। देखो डॉक्टर अंबेडकर से एक बार पूछा गया था, आर यू हैप्पी विद द कॉन्स्टिट्यूशन? तो उन्होंने बोला था, आई एम ट्राइंग और वी आर ट्राइंग टू इम्पोज इक्वालिटी ऑन अ सोसाइटी विच इज इनहेरेंटली अनइक्वल। यार ये बोलने के लिए बड़ी बात है माय फ्रेंड। जब हम ये सारी सिंपल से बात बोलते हैं ना, तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि रियलिटी कुछ और है और किताबों में कुछ और लिखा है। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट हम लोग रियलिटी को किताबों के साथ, थ्योरी को प्रैक्टिकल से मिक्स कर देते हैं, रादर कंफ्यूज कर देते हैं। बट लुक एट द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लुक एट द लार्ज हार्टेडनेस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। दे आर एक्सेप्टिंग कि यस, हम जो लिख रहे हैं वो केवल एक मिशन स्टेटमेंट है, वो केवल एक विजन स्टेटमेंट है। अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, अभी बहुत बहुत काम बाकी है, अभी इसके इम्तिहान और बहुत है। तो ये बड़ा ही कहानी को ट्विस्ट करने वाली बात हो जाती है कि हमने लिख दिया इसलिए हो गया। नो, दैट इज़ नॉट द फैक्ट। लेट्स टॉक वेरी वेरी स्ट्रेट, दैट रियलिटी कुछ और है। एंड मुझे कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा एनसीईआरटी के ऑथर्स को। लोग बोलते हैं कि ये एक सरकारी बुक है, लेकिन उन्होंने कितने हिम्मत से ये बात लिख दी दैट दिस यूनिट adopts a different approach. It discusses the need for equality through highlighting the inequalities that continue to be practiced and experienced by various communities. यार पहली बात तो मेरे को मुबारकबाद दो, because a large part of wisdom is the courage to say what actually must be said. तो ये बड़ा ही ज़रूरी है कि सिर्फ किताबों के पीछे मत छुप जाया जाए, और वो एनसीईआरटी ने किया है, वो भी क्लास 7th में। सो बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है। तो बोलते हैं ना कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा के देखो, वही वाली बात है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। तो इसके आगे की बात अब हम और नहीं जाएंगे। ओके, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अब नेक्स्ट इज फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि आज हम फर्स्ट चैप्टर करें। द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द लर्नर टू कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज, ऑल ऑफ whom एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। तो जैसे इनइक्वालिटी का वर्ड यूज करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी कोई एक ही वर्ड नहीं है। ओके, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी को सफ़र करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन होता है। इट इज़ थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस दैट वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी। अब एक और वर्ड आ गया, डिग्निटी। तो तुम नोटिस करोगे, अगर तुम्हें कुछ कुछ सुनाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर वर्ड आ गया इक्वालिटी, यहाँ वर्ड आ गया डिग्निटी। ये सारे वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में से आ रहे। द गवर्नमेंट्स रोल इन पासिंग लॉज एंड इंस्टीट्यूटिंग पॉलिसीज इज डिस्कस्ड टू शो दैट कमिटमेंट टू द एलिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज
is a major part of the work that government undertake. The chapter also briefly introduces an issue of inequality in United States of America. ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे नेहरू साहब ने बोला था, द वर्क ऑफ द नेशन इज नेवर कंप्लीट। तो ऐसा नहीं है कि जो भी बुरा है वो इंडिया में है, जो भी अच्छा है वो इंडिया के बाहर है, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, स्ट्रगल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रगल्स ऑफ इक्वालिटी, ये पूरी दुनिया में हुआ है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, बट इट हैज़ ऑलवेज हैपेंड। The second chapter of this unit is chapter 10. It ties together the main ideas of equality raised through the text. A significant portion of the last chapter is devoted to discussing people's contribution to fight for equality. बेटा मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, इसको ज़रूरी है, इक्वालिटी कोई सामान नहीं उठा के लेकर आ जाओ। इक्वालिटी एक परस्यूट होता है, एक जंग होती है, एंड यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग टिल द टाइम यू कम क्लोज टू इट। कभी भी इक्वालिटी अचीव भी आराम से नहीं होती, यू हैव टू रियली फाइट फॉर इट। दिस इज अचीव थ्रू फोकसिंग वन सोशल मूवमेंट एज वेल एज हाईलाइटिंग द क्रिएटिव ways through which people express their demands for polity. Both chapters aim to help the learner understand the equality and democracy are dynamic and not static concepts. So मैंने तुम्हें यही बात बोली थी कि इक्वालिटी ऐसे चीज़ नहीं होती जिसको उठा के ले आ जाते हो। इट इज़ नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये होता रहता है। दिस डायनामिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट्स पासिंग ऑफ न्यू लॉज एंड प्रोग्राम्स एंड इन पीपल्स मूवमेंट अराउंड वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज। कांता ओम प्रकाश अंसारी, कावा मत्स्य संघ, all have diverse local equivalents. Local situations should be used as practical reference to make the discussion on underlying concepts more relevant and appropriate. And this is why I want कि आपको समझ में आए ये सब्जेक्ट। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि यार एक छोटी सी बुक है क्लास 7th, लेकिन इससे क्या क्या समझाया जा सकता है। बड़े ध्यान से देखते हैं। और दोस्त ऑफ यू थोड़ी जल्दी में होते, वो बड़े व्यस्त है, उनको ज़िंदगी में बहुत कुछ काम करना है, उनको लगता है सर इतना टाइम थोड़ा हमारे पास है, पढ़ने के सिवाय और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बेटा ये तो क्लास ऐसे ही चलेगी, स्लो बट स्टडी एंड विथ एवरीथिंग। सो इंडिया द डेमोक्रेसी हमने देख लिया है, क्लास 6 की बुक हमने पढ़ ली है। वी लुक्ड एट की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे की वर्ड है इस पूरे चैप्टर में, वो बार बार जो रिपीट होगा इज इक्वालिटी। सो द अंडरलाइन प्रिंसिपल दैट यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन इज इक्वालिटी। सो लेट अस स्टडी दिस इन डिटेल। तो यहाँ पे ये वोटिंग के लिए एक लाइन लगी हुई है। तो एक आगे टीचर है, फिर एक ट्रेडर है, एक स्टूडेंट है, एक डोमेस्टिक वर्कर है, और उनके साथ एक और डोमेस्टिक वर्कर है जो कि दोनों फ्रेंड्स है। अब इनकी कन्वर्सेशन सुनोगे तो बहुत कुछ तुम्हें विश्वास हो जाएगा विद रिगार्ड्स टू द कॉन्सेप्ट। तो इजंट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। यार मतलब अनबिलीवेबल है। तो हमको लगता है आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, वो या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो मुझे बोलना बोलो, वो केवल वोटिंग है। कैसी वोटिंग माय फ्रेंड? एक गरीब, एक मार्जिनलाइज पर्सन, एक कॉमन मैन, एक पर्सन जिसके पास एक्चुअली कोई पावर है या नहीं है, इट डजंट मैटर, वो दो चीजें कर सकता है। एक, अपने लिए वो मल्टी द पावरफुल गवर्नमेंट को चूज कर सकता है। यार मतलब इन अ वे द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल थ्रू और जस्ट बिकॉज दे आर वोटिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है माय फ्रेंड, ये बहुत बड़ी बात है। तुमने देखा नहीं हो, तुम प्राइम पार्लियामेंट भी बाहर से नहीं देखा हो, तो लेकिन तुम्हें मालूम है कि उस पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरे वोट की वजह से है, मेरे पास वो राइट है। ये सेल्फ एस्टीम का मामला है, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। और दूसरी बात ये है कि ये जो इसमें की वर्ड है वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है ऑल सिटीजन्स, ओके, बियॉन्ड अ सर्टेन एज, 18 के ऊपर है अब तो, ओके, रिगार्डलेस ऑफ कि वो पैसे वाले हैं, मेन है, विमेन है, पुअर है, ओके, पावरलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक कतार में खड़े होंगे और अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे। व्हाट अ ब्यूटिफुल थिंग, अ वेरी ब्यूटिफुल
एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। अब आगे चलते हैं। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। अब ये वोटिंग के लिए अपने हर एक के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। कोई ये देखना चाहता है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, कोई ये बोलता है कि उसने पास में काम किया है, कोई सिर्फ इमोशन के बेसिस पे वोटिंग करता है। बट हमको अलाउड है यार, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो उसी लाइन में एक आर्टिस्ट भी है, एक हाउसवाइफ भी है, एक कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया वाले हैं, एक पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उसी कतार में खड़े हैं। ना हमें यहाँ पर रिलीजन का कोई फ़र्क पड़ता है, ना लैंग्वेज का कोई फ़र्क पड़ता है, ओके, ना हमको एजुकेटेड से फ़र्क पड़ता है, ना रिच से फ़र्क पड़ता है, और सो ऑन सो फोर्थ। हाँ, बहुत अच्छा सर। देखो इक्वलिटी चारों तरफ बेटा, बस यही वाली बात है। क्या हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी एक हो गया, ओके, दैट खत्म हो गया वोटिंग, और जैसे ही वोटिंग खत्म हो गई, ये जो कतार थी जिसमें सब लोग इक्वली खड़े थे, वो गायब हो गए, वो अलग अलग हो गए। लो जी, खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब जो बड़े साहब है, ओके, वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सुर निकल जाते हैं। अब ये बोलते हैं वील सी यू लेटर कांता। यस, नमस्ते साहब। तो अब जिंदगी हकीकत बयान करेगी। अब सपने पूरे हुए, अब आगे देखते हैं। अब ये दोनों जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे वो अपनी कॉलोनी की तरफ जाते हैं और वो फिर एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फर्स्ट फिनिश वर्क एट द साहिब्स हाउस एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो अब क्या बोलते हैं ना, उसे द सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं। ओके, अब ये देखना पड़ेगा यार, काम भी करना पड़ेगा और बच्ची बीमार है, अब उसके लिए पैसा भी लाना पड़ेगा। पैसा करने के लिए पहले काम करने के लिए उसी साहब के पास जाना पड़ेगा जिनको अभी अभी इन्होंने बाइक किया। So here are have some of this, you'll feel better, and when I get back in the evening we'll go back to the hospital। तो ये छोटी सी बच्ची को बोलते थे तू बेटा अभी के लिए थोड़ा सा ये चाय वाय पी ले और मैं आता हूँ। एंड जाते जाते वो क्रिप करते हुए जाती है, यार बीमार तो होना ही है बच्चों के लिए, ओके, इतनी गंदगी है हमारी बस्ती में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वी आर फेसिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। अब ये वहीं पर ही जाते हैं जहाँ पर वो काम कर रही हैं और उनको अंदर उनके मन में व्यथा चल रही है कि बच्ची की तबीयत ख़राब है, बस्ती साफ़ नहीं है, हॉस्पिटल जाना है। लेकिन जो साहिब है उनको अपनी ज़िंदगी के और बहुत सारे चीज़ों में मसरूफ़ है। तो मैडम उनको बोलती है मेक श्योर डू कॉर्नर्स प्रॉपरली। अब सब कुछ भुला के इनको काम करना पड़ेगा, तभी उनको एडवांस मिलेगा। So a very important part here is कि when you are working, then you are not getting the time to take care of the children. But when you are not working and if you are working, then you ask for advance. So उसके बाद भी वो बोलती है मैडम, but don't make a habit of it, okay? कि देखो जी, हर एक के अपने अपने यहाँ पर मुद्दे हैं, and that is the entire context। और फिर उसके बाद वो अपनी बच्ची को लेकर जाते हैं टू द हॉस्पिटल और फिर उनको ख्याल आता है जैन मैडम एंड जैन साहिब, ध्यान से सुनना, may stand in the line to vote, but they never have to do it when their children are sick। वाओ, ये होती है जब किताबों से टकराती है रियलिटी। कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग करते टाइम जब वोट करे, जो कि बड़ी बात है यार एक डेमोक्रेटिक राइट्स के फॉर्म में, तब तो सब लाइन में खड़े थे। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के स्ट्रगल्स है, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर एक गरीब इंसान, एक पावरलेस इंसान, एक पर्सन जिसके पास सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, उसको ये ख्याल ज़रूर आता है कि वेदर वी आर रियली इक्वल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन थी बेटा, ये पढ़ोगे, इसको फील करोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम देश के भविष्य हो, तुम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री हो,
तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि यार ये बातें बातें कर लेना बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हमको सिर्फ थ्योरी में नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि द ऑथर विल डू, द राइटर विल डू द टू जस्टिस टू दिस वेरी सेंसिटिव टॉपिक। देखते आगे। द स्टोरी above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line with her. Kanta recognizes her employer, Ashok Jain, and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what their religion belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. इसी को बोलते हैं universal adult franchise, and is an essential aspect of all democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality. क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, यूनिवर्सल वर्ड जो आ रहा है वो वर्ड ओके वो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट है with regards to equality, because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he or she belongs to, has one vote. तो और यहाँ पर कोई लिमिटेड फ्रेंचाइज नहीं है, यहाँ कोई स्पेशल इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं है, इनके पास सिर्फ एक वोट है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट। तो तुम बहुत अमीर हो, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा एक वोट का वैल्यू एक ही है, तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले। बट एज अ डे गोज ऑन, जब वो सच्चाई से रूबरू होती है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन अ लाइफ। थोड़ी देर बैठ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। शी लिव्स इन अ स्लम, हैज अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employees to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day again by standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the ones in the morning because most of the people standing in it are poor. तो बेटा कतार तो कतार ही थी, कतार तो कतार ही थी, लेकिन ये कतार, ये क्यों और उस क्यों जिसमें कांता शाम को खड़ी हुई अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को एक हॉस्पिटल में, एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाने में, उसमें फ़र्क था। यहाँ पर कोई रिच था, कोई पुअर था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कोई पावरफुल था, कोई एजुकेटेड था, कोई अनएजुकेटेड था, सब थे। वहाँ पर एक कतार का क्वालिटी बदल गई, वहाँ पर सब गरीब थे, वहाँ पर कोई अमीर आदमी नहीं आके खड़ा हुआ था। So is my equality concept bound or rather limited to voting? And that's the entire context. So Kanta is one of the many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. So यहाँ पर बड़ा important है कि हम कौन सी equality की बात कर रहे हैं। Okay, that equality जो कि start होती है और end हो जाती है only in political rights or rather in voting rights, या फिर इट इज़ वे बियॉन्ड दैट पार्ट। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी दिखेगी। ओके, आपको अलग अलग तरह, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉवर्टी का एग्जाम्पल दिखेगा, आपको अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी दिखेगी, वेदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वेदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट, वेदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वन ऑफ द more common forms of inequality is the caste system. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at those matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the hands of highly educated urban Indians. तो ये भी है ना, एक चैप्टर था, अगर तुम्हें याद है तो क्लास 6 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था which was dealing with stereotypism और stereotype करना, prejudice करना। देखो, अब बुराई तो बुराई होती है, अगर हम कैस्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो बुरा होता है, लेकिन जो ज़्यादातर अर्बन इंडियंस है ना, वो बोलते हैं यार हमको तो कुछ याद ही नहीं कौन कैस्ट है, हमें नहीं मालूम, ये सब रूरल एरिया का एनवायरनमेंट में होता है, ऐसा नहीं है। कभी ये इस तरह के न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस देखोगे, अलायंस इनवाइटेड फॉर फेयर ब्यूटीफुल वर्किंग एट्सेट्रा 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 बॉय, और यहाँ पे लिखा है कैस्ट नो बार, ओके, SC ST एक्सक्यूज। ये क्या है? What is all this? Okay,
So the Gupta boy, Tamil Brahmin, the moment you are mentioning caste, then automatically it is an issue. That's the entire context. तो हमें रेफरेंस टू कैस्ट हुआ है ना, तो भैया क्यों हुआ है? अगर तुम्हें लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुमने इसको वन ऑफ द क्राइटेरिया क्यों डाला? राइट, और वो डाला है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में ख्याल था. So now let us read about the experience of a Dalit child attending a school. You've already read about Dalits in class 6 book. हमने पढ़ा था, हमने शेड्यूल कैस्ट के बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश किया था. And let us now understand the following. So Dalit is a term that the so-called lower caste use. बिल्कुल सही वर्ड है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, ये बहुत अच्छे से, थैंक यू. And I'm really happy with the idea of NCERT book writing this. Thank you very much NCERT. Very nicely done. क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छी तरह से लिखा है, दिस इज सो कॉल्ड लोअर कैस्ट. इट इज सो कॉल्ड लोअर कैस्ट. बिल्कुल सही बात है. आप सो कॉल्ड लोअर कैस्ट बोलते, लोअर कैस्ट भगवान ने हम सब लोगों को सेम बनाया हुआ है. ये हमारी सोसाइटी की खुद की डिस्क्रिमिनेशन है कि उन्होंने पूरी दुनिया को, या कम से कम हमारी सोसाइटी को अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड कर दिया. ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट होता नहीं है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन. थैंक यू एनसीईआरटी की उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इसको लिख लिया. दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. तो अब एक ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर, और उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी जूटन में उन्होंने लिखा. He writes, I had to sit away from others and in the class, and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in his room and watching me. I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day. From the doors and windows of the schoolrooms, the eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. तो एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, ओनली एंड ओनली फॉर द बेसिस ऑफ अ कैस्ट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमैनिटी के चेहरे पर ये बहुत बड़ा तमाचा है, और इक्वालिटी यहाँ से कोसों दूर हो गई है. सो इट इज़ अ वेरी मेजर सीन, ओके, जिसको हमको ये बात पता चले दैट हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन लोगों को जो रियलिटी में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है. तो मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं ये बात बोलूँगा, इक्वालिटी इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम एंड इट्स अ परस्यूट जिसको हम आपने मिल के फाइट करना पड़ेगा. फिर एक और स्टोरी है. द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन इंडियाज लार्जेस्ट सिटीज एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इट इज अ स्टोरी ऑफ अ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी. दे हैड द मनी एंड सो पेइंग रेंट वाज नो प्रॉब्लम. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments but were available for rent. They visited the first apartment and Ansaris liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. Both the Ansaris and the property dealers were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and the third apartments. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call them Mr. and Mrs. Kumar. Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month for looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. यार ये बड़ी अजीब सी बात है. Just because of your surname, just because your surname reflects your religion, आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करते हो. तो हमारे एक और कॉन्सेप्ट पर, इक्वालिटी पर एक मेजर सवालिया निशान उठता है. यार एक जगह पर तो हम बोलते हैं देयर वी आर फ्रेटर्निटी, हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ पर अगर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होगी तो इट इज सर्टेनली नॉट द विजन और द ड्रीम ऑफ द फाउंडिंग फादर्स. सो हमने ये देख लिया, अब ये बहुत अच्छी तरह से देख लिया है. हमने ये देखा है दैट द रिलीजन, द कैस्ट, द जेंडर, ये सब कुछ बड़ा बड़ा मैटर करता है. जब इक्वालिटी
इक्वालिटी के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो डिग्निटी हैम्पर होती है। यार मेरे को एनसीईआरटी की इतनी अच्छी लगती है यार, बड़ी एक कमाल की बात है। ये देखा जाए तो एक स्कूल की बुक है, लेकिन इसमें दीवार मूवी का ये सीन बताया गया है, जिसमें जो जिन्होंने किरदार अदा किया था एक जूनियर अमिताभ बच्चन का, वो अपनी मेहनत से ऐसे बूट पॉलिश करते हैं, और उसको जब पैसे को उठाकर ऐसा एक सिक्का ऐसा उठा के फेंक देता है, बोलता है लो तेरा हो गया। तो बोलता है ए सेठ, ये पैसा है ना जो तूने फेंका है, इसको उठा कर दे हाथ में, मैं किसी के फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द पार्ट दैट योर डिग्निटी, चाहे वो डिग्निटी ऑफ योर लेबर हो, चाहे डिग्निटी ऑफ योर वेरी एग्जिस्टेंस हो, ये बड़ा इंटैक्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हो तो तुमने व्यर्थ ही अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। इसलिए बोलते हैं, मनेका गांधी केस में बोला गया था, लाइफ इज नॉट मियरली लिविंग, इट इज लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी। सो व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris were violated because of the way in which they were treated. By picking on him and making him sweep the room because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do little, very little about the situation he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. Similarly, Ansaris के साथ जो हुआ, that was also against their dignity and self-respect. उनको बोला गया तुम मतलब surname छुपाओ, अपना नाम बदलो. This is certainly not what we deserve. So we cannot be dealing that part. हमें बहुत important है। अगर हम ये पूरा अपना preamble देखेंगे तो उसमें लिखा था, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and fraternity, assuring the unity of India, unity and integrity of India, and the dignity of the individual. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको डिग्निटी बड़ा इंटैक्ट रखना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन कंट्री, मेल फीमेल हो, कैस्ट हो, रिलीजन, ट्राइब, जो मर्जी रीजन हो, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 भरा हुआ है विद रिगार्ड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। दिस इज नॉट टू से इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, ये अभी सिर्फ किताब में है, बट एटलीस्ट इट डेमोन्स्ट्रेट्स इंडिया द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज, वाइल अर्लियर इसको कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता था। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज कि इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अचीव करने में समय लगता है। सो व्हेन आई लुक एट द अर्लियर डेज, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत सिचुएशन है, देयर वाज नो लॉ एग्जिस्ट व्हिच एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। नाउ देयर आर मेनी सच लॉज। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, एंड दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू कंटिन्यू मेकिंग लॉज, make sure that the government is making such policies which protects our citizens from inequality. Because अगर ये एक चीज़ नहीं है तो फिर rest of the things don't matter. अगर equality नहीं है तो dignity नहीं है, equality नहीं है तो democracy नहीं है। तो अगर आपने ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें रखनी है तो सबसे पहले equal treatment होना बड़ा ज़रूरी है। तो recognition of equality includes some of the following provisions in the constitution. एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। या देखो, और तुम बोलते हो कि हमको है ना एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, सब कुछ जो एडवांस लेवल में वो यहीं पर तो है, पढ़ने वाला होना चाहिए बेटा और पढ़ाने वाला होना चाहिए। आर्टिकल 14, व्हाट दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉज। तो भी बोला जाता है रूल ऑफ द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेक्स रेक्स। ये मैं जब पढ़ाता हूँ क्लास में, जब प्लस क्लास में, तो कितना टाइम मैं सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ाता रहता हूँ। और तभी जब मेरे स्टूडेंट्स जब रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करते हैं ना, उनको हिलाना नामुमकिन हो जाता है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कैस्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। ये दूसरा फंडामेंटल राइट है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस including playgrounds, hotels, shops, markets. All persons can use publicly available wells, roads, bathing ghats, and so on and so forth.
ये ऊपर वाला पार्ट 15 सब क्लॉज 1 में लिखा था, नीचे वाला पार्ट 15 सब क्लॉज 2 में लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। अगर तुम्हें यूपीएससी सीएससी 2020 का एग्जाम का याद है तो आर्टिकल 17 का यही पोर्शन पूछा गया था कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दिस इज डीलिंग विद राइट्स ऑफ इक्वालिटी। फिर आप देखेंगे द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इज फर्स्ट थ्रू लॉज, सेकेंड थ्रू प्रोग्राम्स। तो जब हम लोग को मालूम है ना कि ऐसे दो तरीके से गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को बचा के रखा हुआ है या फिर प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, वन इज थ्रू लॉज, वन इज थ्रू प्रोग्राम्स। इसी को मालूम है, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोल दूं तो इट इज नथिंग एल्स बट बोथ द लेजिस्लेशन एंड द एग्जीक्यूटिव, और द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस पार्ट। और इसके बाद सर्टनली द बड़ा रोल आएगा दैट इज ऑफ द जुडिशरी। तो अगर हम बोलेंगे तीनों ने अपना अपना रोल अदा किया है तो इसका मतलब है हु इज प्लेइंग द रोल इज बीइंग डन बाय द स्टेट। तो अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात देखेंगे, सो वन ऑफ द स्टेप्स विच वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। यार ये कितनी बड़ी बात है, और तुम्हें मालूम है ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ इक्वालिटी। आगे देखते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट elementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their school within 6 months. मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी कि ये अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ और जुडिशरी का रोल आने लग गया इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। तो ठीक है यार, तुमने मिड डे मील प्रोग्राम बना लिया, तुमने सब कुछ कर लिया, लेकिन इसको अचीव करना सिर्फ एक ही स्टेट को जाएगा ना, बाकी काम ये सब सुप्रीम कोर्ट करेगा। डोंट वरी, दिस प्रोग्राम हैज हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. Teachers reported that earlier children would go home for lunch and then not return to school. But now with the midday meal being provided in the school, their attendance has improved. Wow यार, बेटा इक्वालिटी मैंने तभी बोला ना कि ये कोई दुकान से जाके सामान लेकर नहीं आने वाली बात है। एक स्टाइल से, एक तरीके से, एक इंटेंशन से, एक स्मार्ट वर्क से करना पड़ेगा। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudices because both lower and upper caste children can eat this meal together. You know, खाने के लिए भी साथ में नहीं बैठते हैं, okay, इस caste discrimination के बेसिस पे। और बहुत जगह तो दलित women ही बनाती हैं खाना। खत्म हो गया ना, ये मन से हट गया ना, ये दिख गया ना, तो फिर खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन ये डिस्क्रिमिनेशन ओवर हो जाएगी। सो दिस मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल्स एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। तो बोलना बड़ा आसान होता है बेटा कि यार एक बच्चा स्कूल छोड़ देता है, ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ तो मजबूरी रही होगी, कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो यही वाली बात है माय फ्रेंड, एक बार उसको जज मत करो, एक बार देखो किस हालात से गुजर रहे होंगे, ओके, क्या हालात है, और क्या एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमको सिर्फ जज करना चाहिए या हमको एक्चुअली जाके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। While the government programs play an important role in increasing quality of opportunity, there is much that still needs to be done. अभी ये pursuit है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children, there continues to be a big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated. मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, एक आध 10 इवेंट्स ऐसे होंगे जहाँ जो सो कॉल्ड अंधेरे में थोड़े बहुत रोशनी दे रहे होंगे, बहुत अंधेरा अभी भी बाकी है। There is much discrimination left and you as the future bureaucrats of the country must work in this part. So, डॉक्टर अंबेडकर की खुद की लाइन्स थी, and I quote, "It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. Self-respect is the most important factor in life. Without it, man is a cipher
To live worthily with self respect, one has to overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence, and recognition. Man is mortal. Everyone has to die, some day or the other, but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideals of self respect and bettering one's life. Nothing is more disgraceful than for a brave man for to live life devoid of its self रिस्पेक्ट. मैंने तुम्हें सारी बात बोली थी, ये सेल्फ एस्टीम का मामला है. चाहे हम इसको वोटिंग राइट से डील करें, चाहे डिस्क्रिमिनेशन से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज बिकॉज लॉ कुछ और बोलता है, सोसाइटी कुछ और करवाती. ओके, सो और इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया है कि जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको ही नहीं पता चल रहा है कि यार ऐसा भी हो सकता है कि हम उनको तो लगने लगा है कि यार हम तो है ही कम, हम तो है ही वीक, हम तो डिस्क्रिमिनेशन के लायक ही है. नो माय फ्रेंड्स, ये अवेयरनेस फैलाओ, इस देश को पता हो कि दैट द लॉ इज बाय देयर साइड, स्टेट की पॉलिसी इज बाय देयर साइड, कॉन्स्टिट्यूशन इज बाय देयर साइड. लॉ रिक्वायर्स दैट वी बी ट्रीटेड इक्वल. तो तुम भी अवेयर हो जाओ और तुम भी उसकी डिमांड करो. One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle, one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. So बड़ा ही अच्छा बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम है. ये बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने फेस किया, बहुत सारी कंट्रीज फेस कर रही है, और ऐसा नहीं है कि आज एक तरह की इनइक्वालिटी कल किसी और तरह की इनइक्वालिटी हो जाएगी. सो हमने देखा है स्किन कलर पे, रिलीजन के बेसिस पर, मेन वेमेन, रिच पुअर, ये चलता ही आ रहा है. और इवन इन मॉडर्न एंड ह्यूज डेमोक्रेसीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक पॉपुलेशन है, जिनके एंसेस्टर्स स्लेव्स हुआ करते थे, ओके, अफ्रीका से लाया हुआ था, उनको आज भी अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, वेदर यू वांट टू बिलीव. तो बहुत सारे एपिसोड्स हुए और अभी हाल फिलहाल में हुए. सो यू सॉ दैट पुलिस ऑफिसर, ओके, एंड दैट ब्लैक मैन हु वाज सफोकेटेड बिकॉज ऑफ द एक्शन. और फिर एक जनरल रेसिज्म की भावना ये अभी तक निकली नहीं है. दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स, ओके, और इतना अनइक्वल होता था दैट उनके लिए बस भी अलग होती थी, उनको एक साइड पे बैठा हो जाता था. और उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल था रोज़ा पार्क्स. अब मुझे थोड़ा बहुत उम्मीद है कि तुम्हें रोज़ा पार्क्स का ये इंसिडेंट मालूम है. शी वॉज अ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, और वो एक दिन थक हार के बैठी, और 1 दिसंबर 1955 को वो इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने बोला कि तुम्हें एक साइड पर बैठना है, ओके, सो एक साइड पर बैठना है. शी सेड व्हाई, दिस इज नॉट डन. I am as much a citizen of America as you are. I am as much as a human being as you are. I have paid as much for the ticket of this bus as much as you have. And वहाँ से जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठी, वो सिविल राइट्स मूवमेंट का शुरुआत हुआ. तो अगर हमको ऐसा लगता है यार हमारे कुछ कहने से कुछ नहीं होता, तो बेटा शुरुआत तो हमेशा एक ही चिंगारी से होती है, फिर वो आग बन जाती है. और उसके बाद जो स्टार्ट हुआ दैट वाज सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 का बनना, जिसमें ये डिस्क्रिमिनेशन जैसे हमने आर्टिकल 15 में लिखी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन, वो अब एक लॉ के फॉर्म में आ गया. तो शुरुआत एक पब्लिक मूवमेंट के फॉर्म में होती है. मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉ बना देने से कुछ नहीं होगा जब तक वो पब्लिक मूवमेंट ना हो, जब तक वो पब्लिक अवेयरनेस ना हो. और अगर पब्लिक अवेयरनेस हो जाएगी तो लॉ बन ही जाएगा, आज नहीं तो कम. Because democracy at the end of the day is a government by the people, of the people and for the people. So ऐसा लॉ बन गया, पब्लिक अवेयरनेस भी हो गई, लेकिन एज आई टोल्ड यू एटीट्यूड्स को चेंज होने में टाइम लगता है.
एज आई टोल्ड यू कि अभी बहुत इम्तिहान बाकी है। आज भी एज अ वी स्पीक इन यूएस एंड इन सेवरल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रेसिज्म अभी भी इंटैक्ट है और रेसिज्म अभी भी चल रहा है। तो अगर मैं आर्टिकल 15 पढ़ूंगा तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बात चलेगी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। The state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth. ये मैंने तब तुम्हें मार्क किया था, ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, the no citizen shall on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability or restriction or condition with regards to access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, use of wells, tanks, bathing ghats, roads, places of public resort maintained wholly or partly out of state funds and dedicated to the use of general public। तो यह आर्टिकल 15 में लिख दिया है। मैं मान के भी चलता हूँ इसको अवेयरनेस कुछ हद तक होगी भी, लेकिन जब तक ये हमारे अंदर के स्पिरिट में नहीं आ जाता ये नहीं चलने वाला। सो नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी इज इक्वल टू इक्वालिटी। तो सिंपल सी बात है, वो ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री वो होगी जहाँ ट्रू डेमोक्रेसी होगी, जहाँ ट्रू इक्वालिटी होगी। जहाँ ट्रू इक्वालिटी होगी वहाँ ट्रू डेमोक्रेसी होगी। और आज तक ये इक्वालिटी एक परस्यूट ही बन के रह गया। तो रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फाइटिंग फॉर देयर डिग्निटी हैज टू बी मेंटेन्ड। सो हम इसको बार बार देखेंगे। दैट अभी बोलना बड़ा आसान है, लेकिन देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हमको फ्यूचर में देखना पड़ेगा एंड अंडरस्टैंडिंग दिस। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्लॉसरी को देख लो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट दोज हु आर 18 एंड अबव हु आर सिटीजंस हैव द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। डिग्निटी का मतलब होता है दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वनसेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया है, और उसके बारे में क्या बताना है। सिविल राइट्स मूवमेंट जो 1950s में स्टार्ट हुआ to demand equal rights movement and end to racial discrimination। So ये मैं चाहता हूँ कि 2-3 क्वेश्चंस तुम देख सकते हो। एक तो आर्टिकल 15 को ऐसे मेमोराइज कर लो, बट 2 क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करो। इन डेमोक्रेसी वाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट, तो इसमें तुम ऐसे आंसर दो 7.1.1 और इसी वीडियो के कमेंट्स में आंसर दे दो। 7 मतलब क्लास 7 चैप्टर 1 क्वेश्चन 1। और एक क्वेश्चन और कर लो विच इज रिलेटेड टू व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तुम्हें पॉलिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, बट 7.1.4 इसको आंसर दो। एक छोटा सा एक्ट है जिसका नाम याद रख लेना, ओके, दैट इज द डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1995, जो कि हेल्प करता है फॉर दोज पीपल हु आर नॉट फिजिकली or who have some kind of physical limitation। उनके लिए भी वो भी एक तरह की इनइक्वालिटी है, लेकिन उस इनइक्वालिटी को भी इराडिकेट करना। सो यू मस्ट नो दिस एक्ट। ये पिक्चर कितने बयान करती है कि इस तरह से हमें देश को, इन्हें सब हम ही है, सब हमारे ही है। अगर कोई किसी भी चीज़ में पीछे रह जाता है, कम रह जाता है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम आउट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट यू शुड सी दिस, right, and maintain the dignity equality of every Indian। So my friend, देखो एक छोटा सा टॉपिक लगता है लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम बट ऑल्सो एज कंसर्न इंडियन सिटीजन। सो अगर अभी तक तुमने नहीं समझा है तो इसको बार बार देखो इस वीडियो को, एंड यू विल रियली 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 अंडरस्टैंड दिस इन फार मोर लेंथ। सो अगर तुमने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो अभी ज्वाइन कर लो, tinyurl.com/siddharthpolity। एक और बात जाते जाते तुम्हें अनाउंसमेंट दैट आई हैव लॉन्च द PSI ऑप्शनल। 7 मार्च से ये शुरू हो जाएगा। अगर तुमने PSI सोचा हुआ है अपना ऑप्शनल तो अब देर मत करो, यूज़ द कोड SIDLIVE SIDLIVE। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुम ये कॉम्बो कोर्स ले लो। ये कॉम्बो कोर्स में बहुत पैसे बच जाते हैं, और साथ में मेरा कोड यूज़ करो SIDLIVE और तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.